हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम बहुत समय खो चुके हैं, बहुत सहन कर चुके हैं, बहुत हमने पेशेंस रखा है, हम बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं और जो पानी है ना हमारे सर के ऊपर से अब निकल रहा है। और अब समय आ चुका है अपनी ताकत दिखाने का, पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये बताने का कि भारत का युवा जब किसी एक बात को बोलेगा, किसी एक आवाज़ को रखेगा और पूरी ताकत से रखेगा ना, तो दुनिया की कोई भी सियासत की वो नींव हिला सकता है। और अब वो समय आ चुका है दोस्तों, अब इस चीज़ को भुनाना है हमें। किसी भी हालत में ये मौका हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना है इस समय का। सोशल मीडिया की पावर को रियलाइज करना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास में जो हथियार है वो कितना ताकतवर है, वो कितना धारदार है और उससे हम क्या नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी से आज से लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी। ये मिस्टीरियस डेथ है ना। मिस्टीरियस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत अनसर्टन सी, किसी को पता ही नहीं है कि डेथ हुई है तो वो सुसाइड हुआ है या मर्डर किया गया है। और कहीं ना कहीं लगता है कि वो मर्डर हुआ है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, क्या आपको पता है कि इसके पहले कई लोग हैं बॉलीवुड में, उनकी डेथ हो चुकी है इस तरीके से, वो भी मिस्टीरियस थी। वहाँ भी लोगों को लगता था कि यार हो सकता है कि मर्डर हुआ और ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट है या सुसाइड है, लेकिन वो मर्डर हुआ होगा। यहाँ पर अलग क्या है, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है इसमें और बाकी के पुराने केसों में क्या अलग है? जो मैंने ऑब्जर्व किया दोस्तों, यहाँ पर ना सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई कानून नहीं लड़ रहा है, उसकी लड़ाई उसके घर वाले नहीं लड़ रहे हैं, उसकी लड़ाई पूरा का पूरा देश लड़ रहा है। यहाँ पर देश के लोगों को ये लगा कि कुछ गलत हुआ है, कुछ अन्याय हुआ है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है और हमें उसकी लड़ाई लड़ना चाहिए। और लोग कोई सड़कों पे नहीं उतरे, लोगों ने कोई कोई ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया सड़क पर आकर के कि विरोध कर रहे हैं, कोई धरना दे रहे हैं या नारेबाजी हो रही, नहीं। लोगों ने सिर्फ एक काम किया है, सोशल मीडिया का सदुपयोग किया। जब तक वास्तविकता में अगर आप देखोगे तो उस व्यक्ति से पूरी दुनिया का क्या लेना देना है। पूरे देश में अगर आप देखोगे तो सुशांत सिंह राजपूत से किसी का कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, लेकिन एक सेंटिमेंट है, एक भावना है कि अन्याय नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे साथ भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं, अगर हो तो सबका अच्छा हो। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यही होता अगर ये पब्लिक का आउटरीच नहीं होता। ये जो पब्लिक है जो आज जज बन के बैठी है और ये पब्लिक तय कर रही है कि क्या होगा, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी नहीं करेगी, किसका क्या होगा, ये पब्लिक की वजह से ही हो रहा है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, ये इसका भी वही हाल होता जो पुरानी मौतों का हुआ था। जो पुराने कई लोग डेथ हुई है ना, उनका जो हुआ था इसके साथ भी वही होने वाला था। लेकिन होता क्या है ना, इस बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई है। ये जो थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी ताकत, थोड़ा सा नाम और शोहरत कमाने वाले ये क्या समझते हैं कि इन्होंने दुनिया को खरीद के रखा हुआ है। ये सोचते हैं कि ये कुछ भी करेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा और एट द एंड ऑफ द डे ये पैसों से मैनेज कर लेंगे। पर अब ऐसा नहीं होने वाला है, समय बदल चुका है। अब वो समय नहीं है कि आप कुछ भी कर लोगे और सर्वाइव करोगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत की बात मैं इसलिए लेकर आया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो पावर है ना, उसको आप रियलाइज़ करो। आप कुछ भी कर सकते हो, मेरा विश्वास करो, आपके अंदर वो पावर है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये मौका लगा है कि अब यूट्यूब पे हर जगह टीचर्स कम्युनिटी, स्टूडेंट सब एक हो रहे हैं और एक ताकत दिख रही है। और इस समय को दोस्तों हमें भुनाना है, इसको हमने छोड़ना नहीं है। पता नहीं ये मौका फिर कब आएगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल अपना दिखाना है और मैक्सिमम यूटिलाइज करना है इस समय को। और हम जानते ही हैं हम किस मुद्दे बात कर रहे हैं। CGL 2018 का रिजल्ट आने वाला था, 9 महीने हो चुके हैं आपके एग्ज़ाम दिए को, 9 महीने हो चुके हैं और अभी तक कॉपियाँ चेक नहीं हुई है। लॉकडाउन जब लगा तो ऑफिसेज बंद थे, पर आपको घर पे कॉपी चेक करने के लिए कौन रोक रहा था? काम तो हो ही रहा था। और जहाँ तक मुझे पता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज का मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसेज तो बहुत कम समय के लिए बंद रहे। जब लॉकडाउन लगा भी तो हार्डली 2 हफ्ते ऑफिस बंद थे, उसके बाद तो रोस्टर लगा करके वो रोटेशन पे बुलाते थे ऑफिस में। तो सरकारी कार्यालय कभी बंद हुए ही नहीं लॉकडाउन में, आपको सही बताऊँ, काम होता रहा है। तो क्या रीज़न है कि CGL 2018 का जो आपका Tier 3 का रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है? 9 महीने तक आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, रिटर्न एग्जाम है और इतनी कम मात्रा में उसमें बच्चों ने अपीयर हुए थे। वही हाल यहाँ पर रेलवे का है। 1.5 साल आप पहले आपने एक नोटिफिकेशन निकाला और आपने बोला कि बम्पर वैकेंसी आ रही है, हम तो बहुत सारी नौकरियां दे रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 1.5 साल के बाद में आप आज तक एक वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि एग्जाम कंडक्ट कौन करवाएगा। ये दुर्गति है हमारे देश में, ये हालत है हमारे देश में, सिस्टम कैसे काम करता है। और अब समय आ चुका है दोस्तों, हम तय करेंगे कि सिस्टम कैसे काम करेगा। हम बताएंगे कि सिस्टम को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करोगे तो आपको हम जीने भी नहीं देंगे। 18 महीने पहले आपने 500 रुपए इकट्ठे कर लिए, 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों से आप पैसे लेके बैठे हो और आप यही तय कर नहीं कर पा रहे हो कि एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा। मतलब फिर आपने उस पैसे का किया क्या? आपने क्यों फीस ली है? और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप फीस वापस करो।
जब आपके पास में ऑनलाइन पेमेंट आया है, आपके पास में खाते में रुपए आए हैं, जिस अकाउंट से पैसा आया उसी अकाउंट में रिफंड कर दीजिए। इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, 2.5 करोड़ के लगभग अप्लीकेंट्स थे। इनकी हिम्मत आप देख सकते हो कि ये इतनी हिम्मत कर भी पा रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या के बच्चों के साथ में धोखा कर रहे हैं और आराम से ये लोग सर्वाइव भी कर रहे हैं। मतलब आप मुझे बताइए कि आपकी 18 महीने तक एग्जाम नहीं लेने के बाद भी क्या इनकी सैलरी में कोई रुकावट आई? क्या इनकी सैलरी कटी? क्या ऐसा हुआ कि 1 महीने से इनकी सैलरी डिले हुई हो? उनके तो बराबर महीने की तनख्वाह आ रही है, उनका बराबर सारा काम चल रहा है। बच्चों का भविष्य खतरे में हो तो हो, बच्चा गड्ढे में कूदे तो कूदे, कई बच्चों ने सुसाइड भी कर ली, तो उनको क्या मतलब है? आपको पता है ऐसा क्यों कर लेते हैं? ये इतनी हिम्मत इनमें आती कहाँ से है? क्योंकि इनको अच्छी तरह पता है कि इनके साथ कुछ नहीं होने वाला है। भाई इतनी बड़ी संख्या में बच्चे हैं तो क्या हुआ, वो तो अलग अलग है ना, पूरे देश में बिखरे हुए 2.5 करोड़ बच्चे, इनका क्या बिगाड़ लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल करेंगे, मेल करेंगे, कौन पूछने वाला है? तो ये जो मानसिकता इनकी बनी हुई है ना, इनको अच्छी तरह पता है, सिस्टम इन्होंने बना के रखा हुआ है। इनको पता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम 18 महीने छोड़ो, हम और 2 साल और डिले कर देंगे तो भी हमारा कुछ नहीं होने वाला, ये इन्हें मान के रखा हुआ है। तो इनकी जो यही मिसकॉन्सेप्ट है ना, इसको दूर करने का समय अब आ चुका है। इनको ये समझाने का समय आ चुका है कि भुलावे का जीवन नहीं चलने वाला है। अब आपने कोई गलती करी है तो उसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी। अगर एसएससी की एग्ज़ाम डिले होती है, एसएससी एक कैलेंडर निकालता है साल में और उसमें डेट्स लिखता है कि इस तारीख को ये एग्ज़ाम लूँगा, उस तारीख को ये एग्ज़ाम लूँगा, आपने लिख दिया। फिर अगर आपने डिले करी एग्ज़ाम तो आपको राइटिंग में बताना चाहिए कि आपने एग्ज़ाम डिले क्यों करी, एग्जैक्ट रीज़न आपको शो करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है फिर भी आप एग्ज़ाम डिले करते हो तो पर डे पेनल्टी क्यों नहीं लगना चाहिए एसएससी के चेयरमैन के ऊपर? एसएससी के चेयरमैन के सैलरी में से वो पैसा कटना चाहिए पर डे के हिसाब से जितने दिन में एग्ज़ाम डिले हो रही है। एंड सेम गोज़ फॉर रेलवे आरआरबी के चेयरमैन के ऊपर। जो रेलवेज के जो ऊपर के ऑफिसर्स हैं, जो चेयरमैन हैं, जितनी अथॉरिटीज़ हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? इतनी आसानी से एग्ज़ाम डिले कर देते हैं, इतनी आसानी से आगे बढ़ा दी तारीख। एसएससी कैलेंडर निकालता है साल में एक बार कि हम एग्ज़ाम ये वाली एग्ज़ाम इस तारीख को करेंगे, ये वाली इस तारीख को करेंगे। एक कैलेंडर आपने निकाला, 1 महीने के बाद दूसरा कैलेंडर निकाल देते हो, बोलते नहीं वो तो रिवाइज करना पड़ेगा, कुछ तारीख आगे बढ़ानी है। मतलब 1 साल का होता है एनुअल कैलेंडर, वो एनुअल कैलेंडर आप साल में 12 निकालते हो, हर महीने एक नया कैलेंडर आप निकालते हो और बताते हो कि रिवाइज डेट्स आ चुकी है। तो कैलेंडर निकालने का मतलब क्या पुराने कैलेंडर बेकार है? फिर इसका मतलब आप यही तय नहीं कर पा रहे हो कि साल भर में आपको कौन सी एग्जाम कब लेनी है। इतनी बुरी अगर आपकी हालत है तो नौकरी छोड़ दो, फिर आप रिजाइन कर दो चेयरमैन की पोस्ट से। और नहीं छोड़ पा रहे हो तो आप पेनल्टी भुगतो। गवर्नमेंट ये रूल क्यों नहीं बनाती है कि चेयरमैन के अकाउंट से पैसे कटना चाहिए? पर डे के हिसाब से 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये पेनल्टी कटना चाहिए अगर एग्जाम डिले होती है तो। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स, से प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ऐसा होता है। हम कई कंट्रीज़ के बारे में सुनते हैं, वो इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट इतनी डिसिप्लिन्ड होती है कि वो सीधे फाइन लगाती है। जापान के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था कि ट्रेन अगर 1 मिनट भी लेट होती है ना तो आपको रेलवे सर्टिफिकेट इशू करता है कि हमारी गलती की वजह से आप लेट हुए, कहीं आप जाने वाले थे और आपको प्रॉब्लम हुई। एक प्रॉपर सर्टिफिकेट, मतलब आप माफ़ीनामा हो गया एक तरीके से। और अगर ज़्यादा डिले होता है तो जो ड्राइवर है या जो भी कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी में से पैसा कटता है, फाइन लगता है अगर आप डिले करते हो। और हमारे देश में क्या हाल है, डिले हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। मतलब ये तो एक प्रथा बन गई है कि एक बार डिले हुआ तो कोई बात नहीं, नया नया कैलेंडर दे देंगे। फिर डिले हो गया तो फिर दूसरा एक और कैलेंडर निकाल देंगे। साल में 8-8, 9-9 कैलेंडर निकाल रहे हो तो एनुअल कैलेंडर तो एक ही होता है ना। यूपीएससी का कहाँ होता है ऐसा? यूपीएससी एक कैलेंडर निकालता है और रेयर केस में यूपीएससी एग्जाम पोस्टपोन करता है। तो यूपीएससी की तर्ज पे ये बाकी कमीशन काम क्यों नहीं कर सकते? और अब घूम फिर के एक नई चीज़ आ गई, सीईटी। मतलब मेरे पास में इतने मैसेज आते हैं, मुझसे इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे पूछते हैं कि सर ये सीईटी में क्या होगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा क्या? क्योंकि वो बहुत सारे कंसर्न है उसमें, फीस को लेकर के हैं, डबल फीस ली जाएगी क्योंकि प्री वाला टियर 1 वाला सीईटी लेगा, बाकी तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा बैंकिंग में या एसएससी के पास में। तो फिर वो अलग एग्जाम कंडक्ट कराएंगे तो फीस भी अलग से लेंगे। मतलब ज़बरदस्ती की कॉम्प्लिकेशन खड़ी करने का क्या फ़ायदा है? वो नो डाउट कि सीईटी एक अच्छी चीज़ है, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, बट अपने पुराने पापों को तो आप ठीक करो। पुराने का क्या, जो ऑलरेडी सीजीएल एग्जाम अभी पेंडिंग होना बाकी है, सीजीएल 2018 का रिजल्ट नहीं आया है, सीजीएल 2019 का भी टियर 2 होना बाकी है, इनका सबका क्या है? कुछ भी नहीं है, सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। और सीईटी का भी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, बिकॉज 2020 वाला जो सीजीएल है वो 2021 में होगा और आईबीपीएस के लिए चलते रहते हैं रेगुलर एग्जाम्स, तो इसको आप मर्ज कैसे करोगे? क्या होने वाला है इसमें? गवर्नमेंट कहीं क्लियर नहीं है। धीरे धीरे इन्होंने कमेटी बनाई है, धीरे धीरे काम कर रहे हैं और ऐसे करते करते इलेक्शन आ जाएंगे, फिर कुछ नई चीज़ आएगी, आपसे वोट लेने आ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो। ये कैंपेन है, कल से स्टार्ट हो रहा है, कल के लिए नहीं हो रहा है, ये कल से शुरू हो रहा है और ये अब चलेगा।
जब तक कि बहरों को अपनी हमारी आवाज़ सुनाई ना दे जाए ना, तब तक ये कैंपेन चलेगा और चलता रहेगा। और आप भी पार्टिसिपेट करो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो या बैंकिंग की कर रहे हो। देखो आप स्टूडेंट हो और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जाम निकाल भी दिए, क्लियर भी कर चुकी है, तो भी आप इसमें आप पार्टिसिपेट करना। आपको करना कुछ नहीं, ट्वीट्स ही करना है बैठे बैठे, जहाँ भी आप हो, घर में, ऑफिस में या कहीं पढ़ रहे हो। तो आपको एक छोटा सा ही काम करना है, लेकिन आपको छोटा सा जो काम है ना, छोटा सा कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। ठीक है, तो कल सुबह 11 बजे इस हैशटैग को हमें ट्रेंड कराना है और कोशिश करना कि पूरा दिन टॉप पे बना रहे। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको आऊँगा बार बार यूट्यूब पे बता दूंगा कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और कैसे हम चीज़ों को इंटेंसीफाई करेंगे। केवल यही नहीं कि हम इसको ट्रेंड पे रखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें करना है। जैसे कि मैंने अभी देखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसमें कई ज़्यादा डिसलाइक्स आए हैं एनईटी और नीट और जेई के स्टूडेंट्स के द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सब कुछ होगा। अब कुछ भी हो सकता है, आपके पास में पावर है, इसको रियलाइज़ करो। सोशल मीडिया बहुत ताकतवर चीज़ है, इसका हमें सदुपयोग करना आना चाहिए बस। क्योंकि हमको भी सरकारों को ये समझा देना है कि हम वो वाली पब्लिक नहीं है कि आप चुनाव के ठीक पहले झुंझुना पकड़ा दोगे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और हम उसके आड़ में आपको वोट दे देंगे। तो वक्त हमारा है, हमको इस सरकार को बताना है कि हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपने ये नहीं किया तो आपको कोई राइट नहीं है वोट मांगने का। तो मैं फिर से आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो इस ट्विटर कैंपेन में। जो भी आपके जानने वाले हैं उनसे भी कहो, आपके फ्रेंड्स कोई भी हो, चाहे वो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या नहीं करते हो, उससे मतलब नहीं है। ये हम अच्छे के लिए कर रहे हैं और अच्छे भविष्य के लिए कर रहे हैं। मेरी खुद की एग्ज़ाम निकल चुकी, कई लोग की एग्ज़ाम निकल चुकी है, उससे कोई मतलब नहीं है। जिनकी एग्ज़ाम निकल भी चुकी है, तो आने वाली जनरेशन के लिए हम अच्छे भारत के लिए काम कर सकते हैं। तो ज़रूर पार्टिसिपेट करो। और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हम फ्यूचर में आने वाले समय में, और हमें क्या क्या करना है, क्या किस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आगे और वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा और पढ़ाई भी करते रहना साथ में, अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। और ये काम तो बहुत कम समय के लिए आपको, क्योंकि घर में बैठ के करना है, ट्वीट करना है, जो भी करना है वो आपको घर में बैठ के करना है। ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ाई करो और लड़ाई भी करो। अब समय आ चुका है लड़ने का। ठीक है, दोनों काम करना है, पढ़ना और लड़ना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है। क्योंकि अधिकार जो है ना दोस्तों, दुनिया में मांगने से नहीं मिलता है, आपको खैरात में भी नहीं मिलता है, आपको हासिल करना पड़ता है, उसको जीतना पड़ता है। ठीक है, तो कल सुबह 11 बजे ट्विटर पे। ओके, जय हिंद, जय भारत।